हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं तब से राहुल गांधी को आप एक अलग रूप में देख रहे होंगे। एक अलग ऊर्जावान नेता के तौर पर वो देश में अपनी छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो तरह तरीके के नाम उनको दिए जाते थे उन नामों से उभर कर वो एक अलग नेता के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इन दिनों अखिलेश यादव यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राहुल गांधी की जो जोड़ी है उसको यूपी के दो लड़के के नाम से जो है वो मीडिया जो है वो पुकारती है। ये नाम गुजरात से आया था। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी थी जो केंद्र के लिए केंद्रीय नेतृत्व के लिए आगे बढ़ी, तब इस जोड़ी को भी यही नाम दिया गया था। ठीक है, हालांकि कई आलोचनात्मक शब्द भी वहां कहे गए थे, लेकिन इन दोनों ने यह साबित किया कि उनका नेतृत्व जो है वो केंद्र में आने के लिए कैपेबल है, पूरी तरीके से तैयार है। उसी तरीके की छवि इस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार सरकार को बैकफुट पर जो है वो ये लोग लेके आ रहे हैं कई अहम मुद्दों पर, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था आरक्षण। और आरक्षण के बाद एक मुद्दा जो हाल ही में गरमाया वो था लेटरल एंट्री। आपको पता होगा कि कई दिनों पहले यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 45 से ज्यादा उच्च पदों के लिए, जिसमें सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के पद थे, उनके लिए 45 पदों के लिए विभिन्न विभागों में आमंत्रण जो है लोगों को किया गया। इसमें वो लोग भाग ले सकते थे जिनके पास अनुभव है और वो सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसको लेकर सरकार की काफी आलोचना राहुल गांधी कर रहे थे और इस आलोचनाओं के बीच सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ा। लेटरल एंट्री का जो नोटिफिकेशन दिया था उस नोटिफिकेशन को यूपीएससी ने वापस ले लिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेटरल एंट्री जो है वो क्या होती है और कब कब लेटरल एंट्री से जो है भारत में अधिकारी बने। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार से कहीं ज्यादा लेटरल एंट्री पर जो भर्तियां हुई थी वो कांग्रेस के राज में हुई थी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी लेटरल एंट्री पर काफी समय तक देश की सरकार के साथ काम किए थे। तो आज के इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण चर्चाओं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की जो पार्टी है वो किस तरीके से सरकार को इस ट्रैप में, इस जाल में फंसाना चाहती है कि कैसे भी करके सरकार इसमें फंसे और उसका फायदा जो है वो मिले। ये राजनीतिक बहसबाजी है, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है पीछे की लेटरल एंट्री और जो आरक्षण का मामला है वो किस तरीके से पीछे वास्तविकता इसके छिपी हुई है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, इस बार बीजेपी के कुछ जो लक्ष्य थे जिनको वो हासिल करना चाहती थी वो लक्ष्य कहीं ज्यादा हवा हवाई थे, जमीनी हकीकत से कहीं हटके, लोगों की नाराजगी से कहीं हटके सरकार का फोकस था कि एक बड़ी उपलब्धि जो है वो चुनावों में हासिल की जाए और विपक्षी पार्टियों को जो है बिल्कुल चुप करा दिया जाए। लेकिन जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। कई नाराजगियां थी जिनमें किसान आंदोलन को प्रमुख माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी भर्तियों में जो धांधलेबाजी हुई या फिर कहें पेपर लीक का मामला हुआ, कुछ हद तक जो सेना में अग्निवीर योजना लाई गई उसके अंदर जो सरकार को कटघरे में विपक्ष ने खड़ा किया, वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो आरक्षण का था कि बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए कि अगली इस बार 400 सीटें आएंगी तो हम जो है संविधान में संशोधन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो निम्न समाज है, दलित समाज है, उसको डर लगा कि हमारे आरक्षण को तो कहीं खत्म नहीं कर दिया जाएगा और इसी का खामियाजा उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में बीजेपी को बुरी तरीके से जो है हार का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी पार्टी 33 सीटें जीतती है, 32 सीटें जीतती है, तो ये दुख की ही बात है पार्टी के लिए। ठीक है, तो इस पर पूरी तरीके से राहुल गांधी और जो नेतृत्व था इनका विपक्षी दलों का, उन्होंने सरकार को कटघरे में किया और लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि जो सरकार काम कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, आपके आरक्षण के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा है। ये सारी चीजों से जब सरकार फाइनली बन गई, सरकार उभरी, तो सरकार ने लोगों को विश्वास दिलाया कि नहीं नहीं हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं। लोगों को मन में बैठने लगा कि नहीं भाई, मोदी ऐसा नहीं करेंगे। इस तरीके के माइंडसेट लोगों के वापस से बदलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। वो वैसे ही लोगों ने बयान दिए थे और इस बार तो हमने सरकार को बांध दिया है पूरी तरीके से, पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो अब तो मोदी ऐसा कहीं नहीं करेंगे। उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है जिसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है कि अगर आप कोटा के अंदर, कोटा रिजर्वेशन के अंदर अगर आप रिजर्वेशन लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फैसले को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बदला था। इसके बाद फिर एक अफवाह फैलाई गई कि देखो अब सरकार जो है वो क्रीमी लेयर लाना चाहती है, यानी कि
SC ST में जो उच्च आय के जो लोग हैं, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, IAS है, IPS है या फिर बड़े बिजनेसमैन है, उनके आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और आरक्षण लोअर वर्ग को दे दिया जाए, ऐसी अफवाहों पर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया गया। हालांकि इसके लिए फिर सारे बीजेपी के नेता, अपोजिशन ने भी आवाज उठाई कि भाई इस तरीके से सरकार गलत कर रही है। अक्सर हमारे देश में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को सरकार के ही डिसीजंस की तरह बताया जाता है लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि ये जो डिसीजन आया है ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये सरकार की इच्छा है, क्योंकि सरकार भी इस केस में एक पार्टी थी। सरकार ने आपकी बात नहीं रखी, कोर्ट के साथ आपका मिलकर फैसला दे दिया, ऐसे विचार लोगों के मन में डाले जाते हैं। खासकर अपोजिशन या फिर जो अपोजिट पार्टियों के लीडर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। हर पार्टी में ऐसा हर डिसीजन के बाद होता है, ठीक है, चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे और भी कोई फैसले हो। तो इसके बाद फिर से एक प्रश्न जो है वो दलित और समाज में उठने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार हमारे खिलाफ साजिश कर रही हो। और इस साजिशों को भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने खूब जम के जो है वो उछाला। एक तरीके से सरकार कहते हैं कि जैसे ही सरकार होश में आने वाली थी, उस हार के बाद सरकार को जो रिजर्वेशन का जो माइंडसेट लोगों का बदला, उसको बदलने की तैयारी सरकार करने वाली थी कि एक जाल में सुप्रीम कोर्ट ने और फंसा लिया कि भाई एक नया वर्डिक्ट जो है वो आ गया। ये नया वर्डिक्ट से सरकार कैसे भी करके, प्रधानमंत्री के बयान आए सामने, कई नेता जो है प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद एक नया विवाद आके खड़ा हो गया कि लेटरल एंट्री जो है वो सरकार कराना चाहती है। लेटरल एंट्री में क्या होता है कि विशेषज्ञ लोगों को उच्च पदों पर जो है बुलाया जाता है। जनरली हमारे देश में सभी जो उच्च पद हैं, चाहे वो सचिव का हो, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी का हो, किसी भी पद पर हो, जनरली IAS ऑफिसर्स ही बैठते हैं, जो एक्सपीरियंस IAS होते हैं वो। लेकिन सरकार ने ये कहा कि जो लोग बाहर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अच्छा अनुभव है उनके पास, अच्छी जो है कला है उनके पास काम करने की, तो वो सरकार के साथ जुड़ के काम कर सके, इसलिए लेटरल एंट्री का प्रावधान लाया गया है। और इस एंट्री में बड़े स्तर पर भर्तियां नहीं होती हैं, इसमें 10, 20, 30, 40, 50 लोगों तक मैक्सिमम भर्तियां होती हैं। इससे ज्यादा भर्तियां जो है वो आपकी नहीं होती, कभी कभी 1-2 की ही होती है। तो इसका विरोध सबसे ज्यादा राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि यहाँ, क्योंकि लेटरल एंट्री जब होती है तो उसमें तो कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है, वहां तो कोई भी किसी भी जाति धर्म का बंदा आए, एक्सपीरियंस दिखाए, अपना अनुभव दिखाए और जो है अनुभव के आधार पर उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये लेटरल एंट्री का विवाद को भी आरक्षण से जुड़ाकर दिखाया गया कि देखिए इसके माध्यम से आरक्षण खत्म किया जाएगा। लेटरल एंट्री के माध्यम से एक डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी और उसमें कोई भी जाइए, कोई मतलब नहीं है। अब तक जो IAS IPS की भर्ती होती है उसमें रिजर्वेशन सिस्टम होता है, तो इस माध्यम से सरकार आपका रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी जो है इस बात को यहां भी सरकार को घेरने लगे। और आज आपको पता होगा कि भारत बंद का ऐलान जो है वो कई संगठनों ने किया और उसको पूरी तरीके से विपक्ष का समर्थन मिला। यानी कि सरकार जब जब निकलने का प्रयास कर रही है, सरकार को वहां एक ही चीज पर लाके घेर लिया जा रहा है कि ये सरकार दलित और जो है आरक्षण जो है वो विरोधी सरकार है, इस तरीके की छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक ट्रैप ही है जिसमें फंसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हालांकि सरकार क्या करेगी इस बात से आने वाले समय में अभी कुछ चीजें क्लियर होंगी, लेकिन ये जो लेटरल एंट्री वाला विवाद था, इसमें आरक्षण को लाकर खुदा दिया कि लेटरल एंट्री के ही माध्यम से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो इसको समझने का आप प्रयास कीजिए कि ये लेटरल ये एंट्री है, इसको सरकार जरूरी क्यों बताती है। तो मैंने आपको बताया कि सरकार चाहती है कि जिस तरीके से वैश्वीकरण बढ़ रहा है, दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स से हटकर भी जो है कुछ लोगों जो उनके पास अच्छा अनुभव है, जैसे SDFC में कोई काम कर रहा है, SDFC में बड़े उच्च पद पर काम किया, तो उसको अदर फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर सरकार बुलाना चाहे कि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम कीजिए, तो ये अच्छा अनुभव होगा और देश के लिए एक जो विकास की धारा है उसमें गति मिलेगी, ऐसा सरकारों का जो है वो मानना होता है। अगली बार ये आ रही है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए सबसे पहले कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि यूपीएससी के माध्यम से इसकी भर्ती होनी चाहिए लेटरल एंट्री की। तो ये तो फिक्स है कि यूपीएससी ने ही नोटिफिकेशन जारी किया और यूपीएससी में ही जो है भर्ती होगी, तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ही एक कैंडिडेट को भेजा जाएगा डिपार्टमेंट तक। ये बात तो जो है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये जो आपत्ति होती थी वो है। अब इसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्टेट्स में चलिए यूपीएससी करा रहा है, लोगों की नजर में है, दिल्ली में भाई यूपीएससी का हेडक्वार्टर है, यहाँ से लोग नजर रख रहे हैं, लेकिन राज्यों में तो इसमें भ्रष्टाचार होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। राज्यों का सिस्टम उतने अच्छे तरीके का नहीं है और वहां फिर सरकार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने लोगों को बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठाने लग जाएंगी
और ये व्यवस्था पूरी तरीके से और ज्यादा करप्शन देश के अंदर बढ़ जाएगा। ये एक चिंता लोगों की रहती है अगर बृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर लेटरल एंट्रीज होने लगी जाएंगी। दूसरी बात ये होती है कि लेटरल एंट्रीज जो होती है ये 2-3 साल के लिए होती है मैक्सिमम। तो सोचिए 2-3 साल किसी व्यक्ति का काम करने का अच्छा नहीं है, वो सरकार के साथ जुड़ा और वो किसी और मोटिव से लग रहा है, सरकार की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। जब सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर बनेगा, उस पद पर बैठेगा, 2-3 साल में ही वो कैसा क्या कर देगा कि देश बदल जाए। तो कम से कम अगर 15-20 साल के लिए कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को 10 साल या 15 साल के लिए बैठाया जाता तो फायदा होता। 2-3 साल में वो क्या करेगा, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, तो ये सब लेटरल एंट्री से लेकर जो है वो जुड़े हुए विवाद थे जिनको लेकर लोगों की चिंता, यानी कि जो प्रशासन में अनुभव करने वाले लोग हैं उनकी जो है वो चिंताएं। हालांकि लेटरल एंट्री का जो उल्लेख है वो कई में रिपोर्ट्स में किया गया है, जिसमें प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन के नाम से एक रिपोर्ट आई थी और लोक प्रशासन सर्वेक्षण के नाम से रिपोर्ट आई थी, उसमें भी लेटरल एंट्री का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग में जो है वो दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने भी लेटरल एंट्री का जो है बात कही थी, लेकिन उस समय लेटरल एंट्री को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था 2005 में। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो करप्शन को बढ़ाएगी, इसलिए द्वितीय जो प्रशासन का आयोग था जो प्रशासन में सुधार करने के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर जो है उसने क्लियर कट मना कर दिया था कि हम ऐसा सिस्टम लाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एक अलग कमेटी थी, ठीक है, ये नाम यहां से कट गया है, अलग कमेटी थी जिसने ये सिफारिश की थी कि नहीं होना चाहिए, लेटरल एंट्री जो है वो अच्छी होती है। उन्होंने कहा था कि लेटरल एंट्री क्यों अच्छी होती है, कि लेटरल एंट्री से क्या होगा कि अगर ब्यूरोक्रेट्स जो IAS IPS ऑफिसर्स काम कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज में, उनके पैरेलल में आके का कोई खड़ा होगा, उनका कॉम्पिटिटर खड़ा होगा, तो उनमें भी काम करने का मोटिवेशन आएगा। वो भी एक सोचेंगे कि हम इनसे बेहतर काम करें ताकि हम लोगों को ही उच्च पद पर भेजा जाए। यानी कि IAS IPS का अभी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर उनके सामने कॉम्पिटिटर आके कोई खड़ा होगा, कोई एक प्रतिद्वंदी आके खड़ा होगा, तो वो और बेहतर तरीके से काम करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा जो है एक यूपीएससी के अंदर सुधार कमेटी जो हर साल यूपीएससी में बनती है, उसने ये कहा था अलग कमेटी ने कि जो आज का समय है, और उन्होंने बताया था कि इस तरीके का जो प्रचलन है वो यूएस में भी है और कई अन्य देशों में भी इस तरीके के प्रावधान है। हालांकि यूएस का एजुकेशन स्तर हमारे यहाँ से अलग है, यूएस में करप्शन जो है वो हमारे यहाँ से कम है, यूएस की ट्रांसपेरेंसी जो है, जो सिस्टम है वहाँ के, वो हमारे यहाँ से कहीं ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। और पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे बड़ा जो मैटर है वो राजनीतिक संगठनों की जो संरचना है, वो हमारे देश में बहुत सारे संगठन हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बहुत गंदे तरीके से जो है भारत में होते हैं। ठीक है, तो इसमें लेकर फंस ना जाए, इस तरीके से विवाद है। अब आपको पता होगा कि पहले किन किन लोगों की नियुक्तियां लेटरल एंट्री के तौर पर हुई हैं। तो देखिए इसमें सबसे प्रमुख जो नाम है वो आपका है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। ठीक है, इसलिए इस नाम को पहले जोड़ा गया है कि ये पहले इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छी नॉलेज इनको अर्थशास्त्र में थी, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो इनको सबसे पहले 1972 में वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये आपका संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक पद होता है, और उस पद पर लेटरल एंट्री के थ्रू जो है वो मनमोहन सिंह बैठे थे। ये यूपीएससी क्वालिफाइड नहीं थे, यानी कि इन्होंने आईएएस का जो एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज होता है, उसको क्वालिफाई नहीं किया, और फिर आगे चल के इन्होंने बतौर प्रधानमंत्री और भारत के आरबीआई के जो गवर्नर थे उसके तौर पर भी इन्होंने काम किया, बिना किसी ब्यूरोक्रेसी के, बिना किसी जो है सरकारी पद के, ये सीधे आरबीआई के गवर्नर बन गए सिर्फ आर्थिक नॉलेज के आधार पर। सोचिए उस समय भी ये लेटरल एंट्री ही थी, जिसको लेटरल एंट्री का नाम खुल के सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाइड गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के अंदर नहीं है, यूपीएससी ने उसको रिकमेंड नहीं किया है, तो वो व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर तक पहुंच गया संयुक्त सचिव लेवल से, तो ये लेटरल एंट्री ही होती है आप। ठीक है, और दूसरा इसमें कई और उदाहरण दिए कि बिमल जालान जो कि आईसीआईसीआई के बोर्ड मेंबर थे, जिन्होंने सरकार में लेटरल एंट्री, और फिर रिजर्व बैंक के जो है वो गवर्नर बने, तो गवर्नर को भी लेटरल एंट्री के थ्रू ही इन्होंने बजाया था। उर्जित पटेल का नाम आता है, उर्जित पटेल काफी जो है वो बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति जो हमारी बनती है कि बैंक रेट, रेपो रेट किस तरीके से होगा, वो उर्जित पटेल
की ही देन थी, उन्हीं की कमेटी ने ये डिसाइड किया था, ठीक है। और इसमें यह था कि इंदिरा गांधी ने मंतोष सोनीकर को उनको भारतीय उद्योग के उच्च पद पर बैठाया था, वो भी वहां था। एनटीपीसी के संस्थापक डीबी कपूर है जो है वो ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बनाया गया उनको, तो ये भी एक लेटरल एंट्री थी, ठीक है। बीएसईएस के सीएमडी आरवी शाही को 2006-07 में ऊर्जा सचिव रहे, ये भी एक लेटरल एंट्री थी, ठीक है। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहुरिया के अलावा शंकराचार्य और कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने सचिव लेवल पर काम किया और ये लेटरल एंट्री पर थे। यानी कि मोदी गवर्नमेंट से भी कहीं ज्यादा लोग लेटरल एंट्री पर रहे थे। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने लेटरल एंट्री पर उनको रखा। फर्क क्या था कि कांग्रेस ने उनको लेटरल एंट्री का नाम नहीं दिया, अब बीजेपी सरकार ने इसको प्रॉपर लेटरल एंट्री का नाम दे दिया, तो अब ये सरकार कटघरे में। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ हो, ये आजादी के समय से चला आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू के नाम काल से जो है वो चला आ रहा है कि लेटरल एंट्रीज हमारे देश में होती रहती है, बड़े स्तर पर न हो, करप्ट न हो, तो लेटरल एंट्रीज भी अच्छी होती हैं। सबसे बड़ा जो डर भारत के अंदर होता है वो भ्रष्टाचार का है कि ऐसा नहीं हो कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपने ही लोगों को शामिल करने लग जाएं या फिर ब्यूरोक्रेट्स रिटायरमेंट ले लेके पॉलिटिकल पार्टी ही ज्वाइन कर लें, अब हम ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे, अब हम किसी और उच्च पद पर पहुंच जाएंगे सीधे, तो इस तरीके का वातावरण न बन जाए, इसलिए चिंताजनक है। राहुल गांधी इसको बड़े ही सफाई के साथ, क्योंकि बीजेपी में अभी कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो इस बात को उठा रहा हो कि कांग्रेस के समय में भी भाई लेटरल एंट्रीज होती थी, इस बात को किसी भी नेता ने अभी कोई जोरदार तरीके से नहीं उठाया। अगर उठाएगा तो उसको पता चलेगा कि लेटरल एंट्रीज एक पुरानी परंपरा रही है, इसको कितने पारदर्शी तरीके से किया जा सके ये एक प्रश्न होता है, ठीक है। यूपीएससी इसको रिक्रूट करे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितने समय के लिए है, क्या क्वालिफाइड बंदा है, किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है, इस चीजों पर सख्ती रखना भारत में थोड़ा सा असंभव सा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति घुसी ही जाती है, इसलिए इंडिया के अंदर इसको थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है। अदरवाइज लेटरल एंट्री ट्रांसपेरेंट हो तो ये प्रशासन के लिए अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि काफी योग्य लोग हमारे देश के अंदर मौजूद हैं जो आईएएस आईपीएस नहीं बनना चाहते या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आईपीएस में, लेकिन उस तरीके का अनुभव उनके पास है कि वो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या करने की काबिलियत जो है वो रखते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सरकार को जाल में जो है इस समय विपक्ष ने फंसा रखा है, और अभी सरकार क्या स्टेप उठाएगी इन सब चीजों को लेकर, कैसे लोगों को समझाएगी कि वो इस चीज के विरोधी नहीं है, आरक्षण के विरोधी नहीं है, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। अगर कोई अपडेट आएगा तो फिर उस पर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।